संसाधन में संसाधन के बारे में दो प्रकार के संसाधन उपलब्ध है हमारे पास। एक मानवीय संसाधन उपलब्ध है और दूसरा नैसर्गिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध है। जैसे मानवीय संसाधन है सांघिक बल या मैन पावर, जिसको कहते हैं मनुष्य बल भी कह सकते हैं। दूसरा आर्थिक बल इकोनॉमिकल पावर, मानसिक बल मेंटल पावर, और तीसरा जो नैसर्गिक बल है इसमें सृष्टि है, नदी है, जंगल है, हवा है, जमीन है, आकाश है, समुद्र है, समंदर ये सृष्टि में है। सृष्टि में नदी है, जंगल है, हवा पानी है, जमीन है, आकाश है, समंदर है। इसमें जमीन में रहने वाले सभी प्राणी सृष्टि में आते हैं। आकाश में रहने वाले जितने भी पंछी है या कोई है वो भी है, और समुद्र में जितने भी प्राणी रहते हैं, जो भी जल संपत्ति है, वो सब अपनी सृष्टि में आती है। ये नैसर्गिक बातें आती हैं। इतनी सारी नैसर्गिक संपत्ति हमारे पास में है। तो संसाधन जो है इसमें जो संघर्ष की पृष्ठभूमि है, तो अगर किसी को ये बढ़ाना है, संघर्ष बढ़ाना है, इसमें दो बातें आती है कि अगर मुझे संघर्ष बढ़ाना है, अगर मुझे मेरी पॉलिसी, जो हमारे दुश्मन की पॉलिसी क्या है कि हमारा दुश्मन संघर्ष बढ़ाना चाहता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो होता है उसमें उसको मालूम है जो फिटेस्ट है वही जिंदा रहेगा, जो कमजोर है वो टिकेगा नहीं। इसलिए वो क्या चाहता है कि संघर्ष बढ़ाना चाहता है। हमारा दुश्मन है वो संघर्ष बढ़ाना चाहता है। उसको मालूम है संघर्ष बढ़ाना है तो क्या करना है कि जो संसाधन उपलब्ध संसाधन है, अवेलेबल जो रिसोर्सेस है, उसमें से आवश्यकता से कम अगर रिसोर्सेस रहे तो संघर्ष बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। जो भयंकर संघर्ष बढ़ेगा। लेस दैन नीड्स, जो आवश्यकता है, डिमांड है, डिमांड से अगर कम संसाधन हमारे पास में, तो ये संघर्ष बढ़ने वाला है, समझो। और जो आवश्यकता के मात्रा के अनुसार है तो संघर्ष रहेगा, वो संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन आवश्यकता की मात्रा से ज्यादा अगर हमारे पास संसाधन है तो संघर्ष करने की जरूरत नहीं। जैसे अभी हमारे पास हवा बहुत भरपूर है, तो हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं। जैसे पहाड़ पे चढ़े जाते हो, वहां पे हवा कम है, श्वास फूल जाती है, ऑक्सीजन की कमी है, वहां पे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन साथ में लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे हमारे संसाधन की मात्रा हमारे आवश्यकता के अनुसार नहीं है। कभी हमारे घर में पानी पीने की आवश्यकता यानी कम नहीं आ रही, क्योंकि पानी नल को ये पानी पीने का पानी भरपूर आ रहा है। जहाँ पे पानी पीने की समस्या है, वहाँ पे जो पानी के सोर्सेस है, पीने के पानी के सोर्सेस है, वहाँ पे कम है। इसलिए वहाँ पर संघर्ष, पानी के लिए भी संघर्ष किया जाता है। जमीन के लिए, जहाँ पे जमीन कम है वहाँ पे जमीन के लिए भी संघर्ष किया जाता है। जहाँ पे जमीन बहुत है वहाँ पे संघर्ष किया नहीं जाता। तो जो हमारा दुश्मन है वो चाहता है कि मानव में संघर्ष रहे। वो चाहता है जितना संघर्ष बढ़ेगा, उसमें जितना हम संघर्ष बढ़ाएंगे, वो चाहता है कि संघर्ष बढ़ाने से जो कमजोर लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए जो मैन पावर में जो है ना, सांघिक बल हमारा कम किया जा रहा है, क्योंकि हमको कमजोर बनाने के लिए हमारे संगठन नष्ट हो रहे, मैन पावर खत्म हो रहा है। दूसरी बात, आर्थिक बल, हमारे इकोनॉमिकल रिसोर्सेस है, आज धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं। कमी करता है इतना,
नोकऱ्या कमी केल्या, सरकारी जो सरकारी नौकरी है, सरकारी है, वो सब धीरे धीरे कम करते जा रहे। क्यों? कि उनको संघर्ष बढ़ाना है। क्यों संघर्ष बढ़ाना है? संघर्ष में कमजोर लोग खत्म हो जाते हैं। देखो पॉलिसी कैसी चलती है, ऊपर से पॉलिसी कैसी चलती है। हम वो पॉलिसी को समझने की आवश्यकता है कि वो पॉलिसी किस तरह से बनाते। हमें मैन पावर हमारे कम, यूनाइटेड कम हो रहे, कम किए जाते। अभी चुनाव में देखो, चुनाव में खुद पैसे देकर हमारे लोगों को चुनाव लड़ाया जाता है। पैसे देकर हम तुम्हारा पूरा खर्चा भरेंगे, तुम चुनाव के लिए खड़े हो जाओ। ऐसे कई लोग खड़े किए जाते हैं चुनाव में, अपने लोग, अम्बेडकरवादी लोग पैसे देकर के खड़े किए जाते हैं। तो इसलिए हमारा संगठन, एक संगठन अगर बढ़ रहा तो दूसरा नेता तैयार किया जाता है। कौन करते हैं? वही लोग करते हैं कि एक दूसरे को नीचे दबाओ, अगर ये ऊपर चढ़ता है तो उसको दबाओ, तीसरा निर्माण करो। एक को बढ़ने नहीं देना है, एक को संगठित नहीं होना है। अगर ये पक्ष कमजोर हो रहा है तो दूसरे पक्ष को आगे करो, उसके दूसरे पक्ष को बढ़ाओ, तो दो पक्ष हो गए। अब दो पक्ष कम मजबूत होते जा रहे तो तीसरे पक्ष को निर्माण करो, उसको मदद करो, उसके पैसे ये करो, तो तीसरा पक्ष हो जाएगा। आपस में ऐसे पक्ष निर्माण करके हमारा जो यूनाइटेड बल है वो खत्म किए जा रहे हैं। दूसरी बात, आर्थिक बल। हमारे पास आर्थिक बल कौन सा है? एक ही है कि हमारे पास मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। हम जो छोटे लोग हैं, हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम सर्विस करने वाले लोग हैं। अगर हमारी सेवाएं कम कर दी जाए, नौकरी कम कर दी जाए, हमारे जो मजदूरी मिलती है वो कम किए जाएंगे, तो हमारे लोग जाएंगे कहाँ? कौन सा काम करेंगे? कैसे जिएंगे? स्ट्रगल जो है वो इस तरह से, इकोनॉमिकल स्ट्रगल पहले बढ़ाया जाता है। इकोनॉमिकल स्ट्रगल इसलिए बढ़ाया जाता है कि इसको कहते हैं लाभार्थी मतदाता। मैंने एक भाषण में बोला है लाभार्थी मतदाता। यानी ये मतदार है, ये मतदाता है, इसको अपने स्वतंत्र नहीं रखना है, उसको अपने विचार से मतदान कराना नहीं है, स्वतंत्र नहीं है ये, इसको स्वतंत्र नहीं है तो इसको लाभार्थी मतदाता बनाया जाता है। जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको लाभार्थी इतना लाभ दिया जाता है, चुनाव के पहले, चुनाव के समय इतना लाभ दिया जाता है, घर पर पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि लाभार्थी मतदाता बनना चाहिए। बेनिफिशियरीज वोटर जिसको कहते हैं कि लाभार्थी मतदान की, वो कहेंगे कि मुझे इतना पैसा दिए गवर्नमेंट ने तो मैं वोट उसको ही दूंगी। तो ये अपने खुशी से नहीं देता है, खुशी से मतदान नहीं करता है, ये लाभार्थी मतदाता है। चुनाव के समय जिसको लाभ मिलता है वो लाभार्थी मतदान होता है। आज लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने ये पॉलिसी बनाई है कि चुनाव के पहले लोगों को लाभ दो, पैसे बांटो, पैसे बांटो, तो वो स्वतंत्र बुद्धि से काम नहीं करेगा, वो होगा लाभार्थी मतदाता। तो मुझे पैसे मिले, मैं वोट उसको ही दूंगी। तो इस तरह से, और हमारी आर्थिक परिस्थिति दिन ब दिन हमारी कमजोर होती जा रही है। आप उसका एक ग्राफ निकालो, जो अमीर आदमी और अमीर बनते जा रहे हैं, और जो गरीब है, आज देहातों में जाओ, कहीं भी जाओ, जो गरीब है, आज देहातों में लोगों को काम नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे वो? तो गलत धंधे करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब निकालते हैं, शराब पीते हैं। तो इस तरह से हमारे युवा जो है, युवाओं को काम नहीं मिल रहा है, युवाओं के हाथ को काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो युवा बेरोजगार हो रहे हैं, और हमें आर्थिक बल हमारा कमजोर किया जा रहा है। इसलिए आर्थिक बल हमारा कमजोर किया जा रहा है कि हम स्ट्रगल में, संघर्ष में हम पीछे रहे। संघर्ष में अगर हम कमजोर बनेंगे तो शक्तिशाली लोग
हमको ऐसे खत्म करेंगे। दूसरी जो मानसिक बल है, मैन पावर, हमारे पास कलेक्टर है, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, अर्थशास्त्री है, लेकिन वो अपनी अलग अलग संगठन निकालेंगे, लेकिन एक साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे। हमारे दुश्मन के पास इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्री लोगों की टीम है, सब मिलकर के काम करें। इतिहास तज्ञ लोगों की टीम है, इतिहास तज्ञ लोग इकट्ठा आकर के वो काम करेंगे। पुरोहित लोगों की टीम है, सभी टीम है, बड़ी बड़ी टीम है, हीरो की टीम है, हीरोइन की टीम है, अभिनेता नेत्री अभिनेत्री सबकी टीम है उनके पास, और बड़े बड़े पूरे इंडिया लेवल की टीम पे ऐसे इकट्ठा किया जाता है और वहां से पॉलिसी बनाई जाती है। हमारे पास अगर एक विद्वान है, एक विद्वान दूसरे विद्वान से नहीं मिलता है, वो कहता है कि मैं उससे कम हूं, मैं क्यों जाऊं उसके पास, वो कहता है मैं उसके पास क्यों जाऊं। ये विद्वान लोगों में आपस में टकराव है, विद्वान लोग आपस में झगड़ कर रहे, इसलिए हमारा मैन पावर भी कमजोर हो रहा। इसी तरह से ये जो हमारे सोर्सेस है, हमारे पास जो सोर्सेस है वो दिन ब दिन कमजोर करते जा रहे हैं। दूसरा जो नैसर्गिक है, हमारे पास जमीन थी, खेती करते थे, हमारी खेती छीन ली गई, हमारे लोगों ने खेती बेच दे दिया, तुम्हें हमारी खेती कितनी तो भी थी, हमारी बेच दिए, शहर में आ गए, शहर में रिक्शा चला रही है, चला करके कोई अधिकारी बन गए, लेकिन हमारी जमीन छीन गई। आदिवासी जंगल के, आज आदिवासी जंगल में रहते, आज उनको जंगल का लाभ नहीं मिल रहा, जंगल खरीदे जा रहे, उनको जंगल से हटाया जा रहा है, जंगल में भी उनका ताबा भी कब्जा नहीं रहा दुश्मन का। तो हर चीज पे जमीन भी, अभी नागपुर के नजदीक की जमीन देखो तो बिल्डर लोगों ने पूरी खरीदी हुई है जमीन। आज रहने के लिए आपको कुछ दिन के बाद में मकान भी नहीं मिलेगा, किराया इतना रहेगा, जगह मकान बनाने के लिए जगह नहीं मिलेंगे शहर में। दूसरी बात, जगह मिलेंगे तो मकान बनाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। तीसरी बात, आप किराए से रहना चाहोगे तो किराया इतना ज्यादा रहेगा कि वो किराया इतना आप दे नहीं पाओगे। इस तरह से सारी डिफिकल्टी आज इन्होंने बनाई है। इसलिए जो संघर्ष की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड इस तरह का है कि संघर्ष कैसा बढ़ाया जाए, साधनों को कैसा कम मात्रा में किया जाए, जो उपलब्ध साधन है आपके पास वो कम मात्रा में किया जाए, और इस तरह से हमारी इसकी संघर्ष की पृष्ठभूमि है। इस संघर्ष की पृष्ठभूमि को हमें समझने की आवश्यकता है कि हम संघर्ष कैसे करें, हम संघर्ष कैसे करें, हम संघर्ष में कैसे टिके, इसके बारे में हमें बहुत चिंतन करने की बात है। हर जगह उन्होंने इस तरह से जाल बना के रखे हैं कि हर जाल में हम फंसते जा रहे हैं, हर जाल में फंसते जा रहे, और वो दिन ब दिन अभी मतदाता भी लाभार्थी मतदाता बन गए। आज लाभार्थी भी मतदाता भी हमारे हाथ में नहीं है। गरीब लोगों के तरफ जाओ, हम तुम्हारी समस्या दूर करेंगे, अरे तुम क्या समस्या दूर करोगे, हमारी तो समस्या दूर हो गई है, 1500 मिले 3000 मिले, हमारी समस्या तो दूर हो गई। तो लाभार्थी जो मतदाता वो किसके तरफ जाएगा, जिसके तरफ से लाभ मिला उसी के तरफ जाएगा। इसी तरीके से पूरी व्यवस्था आज हमारे फेवर में कुछ भी रहा नहीं है। तो ये स्ट्रगल की पृष्ठभूमि इस तरह से बनाई गई है, इसके बारे में हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। तो अभी ऐसे इसमें ऐसी परिस्थिति में हमें जीने की आवश्यकता है। ऐसे कठिन परिस्थिति में कैसे जिएंगे। दूसरी बात उन्होंने ऐसी निर्माण किए कि साधारणतः 3 प्रकार के लोग रहते हैं समाज में, सामर्थ्यशाली, जो मध्यम है और जो दुर्बल है, ऐसे 3 प्रकार के लोग रहते हैं। दूसरी बात, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक। तीसरी बात, अनुसूचित जाति जमाती, ओबीसी उच्च वर्णीय।
इसमें बाकी जो नाइबल क्या नोमैडिक ट्राइब वगैरह जो, हाँ हाँ, वो बाकी लोग रहते हैं। इस प्रकार साधना तो जो बड़ी है, वो इस तरह की समाज व्यवस्था भारत में बनी हुई है। तो इसमें क्या किया जाता है, हर गांव में सामर्थ्यशाली लोग रहते हैं, मध्यम लोग भी रहते हैं, दुर्बल लोग भी रहते हैं। तो हमारे दुश्मन क्या करते हैं, गांव की भी उन्होंने गांव का भी षड्यंत्र बनाए हैं। पूरा सिस्टम जो बनाया गांव से लेकर तो बड़े बड़े सिटी के पूरे देश में उन्होंने गांव को भी नहीं छोड़ा। गांव का भी प्लानिंग उनके पास में इस तरह से कि गांव में सामर्थ्यशाली लोग जो है उसको पकड़ते, वो लोग सामर्थ्यशाली लोग जो है उसको पकड़ेंगे। जैसे गांव में बड़ा दुकानदार है उसको पकड़ेंगे, गांव में कोई साहूकार है उसको पकड़ेंगे, गांव में कोई दबंग है उसके गांव जिसको डरता है उसको पकड़ेंगे। तो गांव में जो सामर्थ्यशाली लोग हैं इसको पकड़ के, इसको अपने हाथ में लेकर के इसके द्वारा ये दोनों के ऊपर शोषण करने का प्रयास करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे। ये सामर्थ्यशाली, जैसे आज हर गांव में आपको सामर्थ्यशाली लोग मिलेंगे, तो जितने भी सामर्थ्यशाली लोग हैं वो सब दुश्मन के पास में हैं। हमारे पास कौन है, ये दुर्बल लोग हैं। अब दुर्बल लोग क्या है, पैसे के लिए इधर उधर पहले डरे हुए रहते हैं। तो बाबा साहब ने डरे हुए लोगों को इकट्ठा किया। बाबा साहब की सबसे बड़ी जो हिम्मत है, बुद्ध के पास में तो तब राजा लोग थे, राजा लोगों का समर्थन था बुद्ध को, इसलिए वो एक साथ कई प्रकार वो बुद्ध बढ़े, क्योंकि बुद्ध भी राजपूत थे, राजघराने से थे। लेकिन बाबा साहब तो दलित घराने, दलित समाज में पैदा हुए थे, इसलिए बाबा साहब का विरोध तो राजपुत्रों ने भी किया। बड़े बड़े जो जमींदार लोग थे उन्होंने भी बाबा साहब का विरोध किया। तो बाबा साहब के जो सामर्थ्यशाली लोग थे पूरे बाबा साहब के विरोध में थे। लेकिन बाबा साहब ने अपने दिमाग से दुर्बल लोगों को इकट्ठा करके दुर्बल लोगों में जान पैदा की। जो लोग प्राणी जैसा जीवन जीते थे, जानवर जैसा जीवन जीते थे, उनको बाबा साहब ने उनके पैर पे खड़ा किया, उनको इकट्ठा करके उनमें एक ताकत निर्माण की। संघर्ष करने वाली जमात, जो दुर्बल जमात थी, उनको संघर्ष करने वाली जमात बना दी। लेकिन बाबा साहब जाने के बाद अभी जो सिचुएशन है, अभी वर्तमान स्थिति जो है, वो सामर्थ्यशाली एक तरफ हो गए और दुर्बल लोगों के ऊपर अभी भी शोषण शुरू है। अन्याय, अत्याचार, बलात्कार आज भी अछूत, आज भी दूसरे राज्यों में जाइए अछूत है। उसको पानी पीने नहीं देते, उसको ऊपर बहिष्कार करते हैं। आज राजनीति में भी अगर सरपंच अछूत है, अब वो उसका निकलता है ना राजकारण में, कौन सरपंच बनेगा, तो जब अछूत के नाम से निकला हो, तो अछूत अगर सरपंच बनता है गांव में, तो झंडा कौन फहराएगा? जो 26 जनवरी का झंडा कौन फड़काएगा? ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं फड़काएगा। जो उप सरपंच है, उच्च जाति का है, वो फड़काएगा, लेकिन अछूत के हाथ से झंडा नहीं फड़का देते। आज भी अछूत को सदस्यता ग्राम पंचायत का बनाया जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत के मीटिंग में उसको बैठने नहीं देते। वो जो चंदा बैठक का मिलता है उसके घर में दे देते, तो पैसे देख, लेकिन यहां पे एंट्री मत कर। ऐसी अभी रिसेंट इस तरह से परिस्थिति बनी हुई है समाज में। तो बाबा साहब ने ऐसे लोगों को इकट्ठा करके आज हमारे में आज एक ताकत निर्माण की। अभी भी हमको यही करना है। हम इनके भरोसे रहेंगे तो ये लोग साथ नहीं देंगे। हमको इनको और इनको दोनों को इकट्ठा करके हमें
अपने एक ताकत बनाना पड़ेगा, एक शक्ति बनाना पड़ेगा, ताकि हम संघर्ष में आगे बढ़े। हम लोग अभी भी नहीं समझ रहे, अभी भी हम लोग नहीं समझ रहे कि हमारे लोगों को, ये मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके साथ मिलजुल के काम करो। नहीं, अपना ही संगठन बनाएंगे, अपना ही ये करेंगे, अपने अपने में रहेंगे, ना दूसरे के संगठन में जाते हैं, ना दूसरे के संगठन, दूसरे समाज के अपने इसमें संगठन में लाते हैं। अपने कास्ट, जिसको कास्ट जातीय संगठन है, अभी जो जितने भी है वो जातीय संगठन है। इट इज नॉट ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और जितने भी कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज द ऑल आर इज द एंटी सोशल। जो समाज के नहीं है, सिर्फ जाति के न्याय संगठन है, वो सब एंटी सोशल है, समाज हित विरोधी है वो संगठन। इसलिए हमें शक्तिशाली बनना है, तो ये दोनों मिलकर के हमें काम करने की जरूरत है। दूसरी बात, समाज में बहुसंख्यक लोग और अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। एक समाज के जैसे 100 मकान रहेंगे, तो दूसरे हमारे समाज के लोग 10-15 मकान में रहेंगे। तो ये लोग बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक के ऊपर दबाव डालते हैं, उनका शोषण करने की, उनके ऊपर अन्य अत्याचार करने की कोशिश करते, ताकि ये दबे रहे, ये कमजोर रहे, ये आवाज नहीं उठाए। उनके ऊपर कुछ भी हुआ तो भी ये आवाज नहीं उठाएंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। इस तरह से उनको दबाया जाता ये बहुसंख्यक। तो ये बहुसंख्यक लोगों को, जो हमारा शत्रु है, इनको अपने साथ में लेता है, सामर्थ्यशाली को अपने साथ में लेता है और अपने संगठन में इनको स्थान देता है। गांव से लेकर उसका प्लानिंग है, गांव से लेकर उसका प्लानिंग है। तीसरी बात है अनुसूचित जमाती जाति, ओबीसी और उच्च वर्णीय। तो हमारा शत्रु किसमें है? उच्च वर्णीय लोगों में है।